प्यारे बच्चों, मैं सरफराज खान, प्रवक्ता भौतिक विज्ञान, SKVM इंटर कॉलेज दिलदार नगर गाजीपुर से आज वर्चुअल भौतिक विज्ञान की कक्षा में प्यारे बच्चों लाइव आपका स्वागत है। आइए आज हम कक्षा 11 की भौतिक विज्ञान के अध्याय 4 को हम पढ़ेंगे समतल में गति, मोशन इन प्लेन। हम समतल में गति के बारे में पढ़ेंगे। प्यारे बच्चों, इस चैप्टर में आज का जो हमारा कंटेंट होगा वो आपके सामने है भौतिक राशियां, दूसरा कंटेंट है अदिश राशियां, तीसरा है सदिश राशियां, चौथा कंटेंट है सदिश राशियों का निरूपण, पांचवा है समान वेक्टर, छठा है विपरीत वेक्टर, सातवां है एकांक वेक्टर और आठवां है लंबकोणीय वेक्टर। तो आज की हम कक्षा में इन कंटेंट पर हम फोकस करेंगे। प्यारे बच्चों, पीछे की कक्षाओं में भौतिक राशियों के बारे में आपको बताया गया था कि जितनी भी भौतिक विज्ञान में ये सब राशियां प्रयोग में लाई जाती है, द्रव्यमान, समय, दूरी, वेग, त्वरण, बल, कार्य, जितनी भी भौतिक राशियां आप पढ़ते हैं, विस्थापन, चौड़ाई, ऊंचाई, क्षेत्रफल, दाब, सारी जितनी भौतिक राशियां हैं, इन भौतिक राशियों को दो भागों में विभाजित किया गया है। प्यारे बच्चों, भौतिक राशियों को दो भागों में विभाजित किया गया है। एक को अदिश राशियां कहते हैं और दूसरे को सदिश राशियां हम कहते हैं। प्यारे बच्चों, सबसे पहले हम अदिश राशि के बारे में जानेंगे कि अदिश राशियां कौन कौन सी होती हैं। तो हम ये समझेंगे प्यारे बच्चों, जिन भौतिक राशियों को पूर्णतया व्यक्त करने के लिए केवल परिमाण अर्थात मैग्नीट्यूड की आवश्यकता होती है, उसको अदिश राशियां हम कहते हैं। इसमें दिशा की आवश्यकता नहीं होती। तो जितनी सदिश राशियां हैं उनको दो भागों में डिवाइड कर दिया गया, बांट दिया गया है। इस प्रकार हम कहते हैं कि सदिश राशियां दो प्रकार की होती हैं, अदिश और सदिश। तो अभी हम चर्चा कर रहे हैं प्यारे बच्चों, अदिश राशियों के बारे में चर्चा हम कर रहे हैं। जिन भौतिक राशियों को पूर्णतया व्यक्त करने के लिए केवल परिमाण अर्थात मैग्नीट्यूड की आवश्यकता होती है, उनको हम अदिश राशियां कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल स्वरूप देख लेंगे प्यारे बच्चों, जैसे हम द्रव्यमान कहते हैं, मास को कहते हैं कि मास 5 kg है। प्यारे बच्चों, इस 5 kg को अगर हम गौर से देखेंगे तो कहीं से भी इसमें किसी दिशा का बोध नहीं होता, किसी डायरेक्शन का बोध नहीं होता, केवल परिमाण का व्यक्त बोध होता है जो बताता है कि द्रव्यमान कितना है, 5 kg है। 5 परिमाण को व्यक्त करता है, तो इससे कहीं भी दिशा का बोध नहीं होता, इसलिए ये क्या है, अदिश है। प्यारे बच्चों, उसी तरह से हम टाइम को ले लेते हैं, समय को ले लेते हैं। हम 10 सेकंड समय कहते हैं, यानी इस 10 सेकंड में भी किसी तरह से दिशा का बोध नहीं होता, केवल 10 एक मैग्नीट्यूड को व्यक्त करता है, इसलिए हम समय को भी कहेंगे कि अदिश राशि है। इस प्रकार प्यारे बच्चों आप समझेंगे, अदिश राशि का डिफिनेशन हो जाएगा, जिन भौतिक राशियों को पूर्णतया व्यक्त करने के लिए केवल परिमाण की आवश्यकता होती है, दिशा की आवश्यकता नहीं होती है, उनको हम अदिश राशियां कहते हैं। अब जैसे समय है अदिश राशि, चाल अदिश राशि है, आपका कार्य अदिश राशि है, द्रव्यमान अदिश राशि है। तो प्यारे बच्चों आप समझेंगे, इन भौतिक राशियों में कहीं भी दिशा का बोध या ज्ञान नहीं होता, इसलिए हम इसको अदिश राशि कहते हैं। अब एक पॉइंट नोट करेंगे कि अदिश राशियों को साधारण बीजगणित के नियम से जोड़ा घटाया जा सकता है। जैसे हम संख्याओं का जोड़ घटाना करते हैं, उसी तरह से अदिश राशियों को भी हम जोड़ सकते हैं। प्यारे बच्चों, तो अदिश राशियों को जब हम बीजगणित की विधि से जोड़ सकते हैं, जैसे संख्या को जोड़ते हैं 2, 3, 5, वैसे ही अदिश राशि को भी जोड़ देंगे, 2 kg और 3 kg मिलकर के 5 kg हो जाएगा। अर्थात अब इसको पढ़ने के लिए किसी नियम की हमको आवश्यकता नहीं है, क्योंकि अदिश राशियां केवल परिमाण को व्यक्त करती है। इनको बीजगणित के नियम से हम इसको जोड़ सकते हैं। प्यारे बच्चों, अब आगे हम देखेंगे भौतिक राशि को दो वर्गों में जो विभाजित किया गया। पहला हमने अदिश पढ़ा, अब हम सदिश राशि के बारे में बता रहे हैं। प्यारे बच्चों, सदिश राशि क्या होता है, जिन भौतिक राशियों को पूर्णतया व्यक्त करने के लिए परिमाण के साथ साथ दिशा की भी आवश्यकता होती है, उसको हम सदिश राशि कहते हैं। प्यारे बच्चों, जिन भौतिक राशियों को पूर्णतया व्यक्त करने के लिए परिमाण के साथ साथ दिशा की भी आवश्यकता होती है, उसको हम सदिश कहते हैं। ऐसे नोटिस करेंगे प्यारे बच्चों, भार एक क्या है, सदिश राशि है। अगर हम किसी भी वस्तु को पृथ्वी पर स्वतंत्रता पूर्वक लटकाते हैं तो वो उसके भार को व्यक्त करता है और उसकी दिशा सदैव किधर होती है, पृथ्वी की ओर। किसी भी भार को पृथ्वी पर आप लटकाएंगे तो सदैव उसकी दिशा किधर होगी, पृथ्वी की ओर होगी। अर्थात भार में डायरेक्शन का बोध होता है, इसलिए भार क्या है, सदिश राशि है। इसी प्रकार प्यारे बच्चों, भार है, बल है, त्वरण है,
वेग है, ये सब एक सदिश राशि है, क्योंकि इसमें परिमाण के साथ साथ दिशा का भी ज्ञात होता है। अब प्यारे बच्चों नोटिस करेंगे कि सदिश राशियों को हम बीजगणित के नियम से जोड़ या घटा नहीं सकते। क्यों नहीं जोड़ घटा सकते? क्योंकि इसमें परिमाण के साथ साथ डायरेक्शन भी लगा होता है, अर्थात दिशा भी होता है। तो जब परिमाण के साथ साथ दिशा भी रहेगा तो हम उसको साधारण बीजगणित के नियम से हम उसको जोड़ घटा नहीं सकते हैं। तो अब इस चैप्टर में मूलतः हम जो स्टडी करने जा रहे हैं कि सदिश राशियों को किस प्रकार हम जोड़ सकते हैं, किस प्रकार घटा सकते हैं, किस प्रकार उनके बीच हम गुणा कर सकते हैं। तो प्यारे बच्चों, हम सबसे पहले सदिश राशियों को पढ़ने के लिए सदिश राशियों का हम निरूपण पढ़ते हैं। ऑन ब्लैक बोर्ड आप देखेंगे प्यारे बच्चों, हमने भौतिक राशि को बता दिया, अदिश राशि बता दिया और हमने सदिश राशि को बता दिया। प्यारे बच्चों अब आगे है सदिश राशियों का निरूपण। सदिश राशियों का निरूपण एक तीर के माध्यम से किया जाता है। प्यारे बच्चों, तीर भी इसको कहते हैं और बाण भी कहा जाता है। प्यारे बच्चों इसको गौर से देखेंगे, हम तीर भी देखते हैं, इसको तीर भी कहा जाता है और इसको बाण भी कहा जाता है। प्यारे बच्चों इसको देखेंगे तो सदिश राशि को एक तीर से प्रदर्शित किया जाता है या आप कहेंगे एक बाण से प्रदर्शित किया जाता है। सदिश राशि में इस तीर का जो ये सिरा है या इस सिरे को हम प्रारंभिक सिरा कहते हैं या पुच्छ कहते हैं, और इस सिरे को नोक भी कहते हैं, शीर्ष भी कहते हैं, वड़ाग्र भी कहते हैं। प्यारे बच्चों इस तीर के बारे में हम बता रहे हैं कि सदिश राशियों का निरूपण एक तीर के माध्यम से किया जाता है। इस तीर में दो चीज है, एक इस तीर की लंबाई है, दूसरा इस तीर का क्या है, नोक है। तो सदिश राशियों का जो हम निरूपण करते हैं तो जो तीर की लंबाई है वह सदिश राशि के परिमाण को व्यक्त करता है, जो तीर का नोक है वो दिशा को प्रदर्शित करता है। तो प्यारे बच्चों हमने बताया अभी। अब प्यारे बच्चों हम समान वेक्टर कहेंगे, किसको कहते हैं देखेंगे, हम समांतर वेक्टर बना रहे हैं। ये देखिए ऐसे समांतर वेक्टर जो परिमाण और दिशा में समान हो, समान वेक्टर कहलाते हैं। जैसे आपके सामने ये देखिए वेक्टर ए है, ये वेक्टर बी है और ये वेक्टर सी। इन तीनों वेक्टरों को प्यारे बच्चों गौर से देखेंगे, ये हमने बनाया है, ये वेक्टर ए है, ये वेक्टर बी है और ये वेक्टर सी है। ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया। तो हम कह रहे हैं समान वेक्टर किसको कहते हैं, ऐसे समांतर वेक्टर जो परिमाण और दिशा में समान हो उनको हम समान वेक्टर कहते हैं। अर्थात वेक्टर ए बराबर वेक्टर बी बराबर वेक्टर सी। ये देखिए अब इसमें आपको ये समझना है सबका परिमाण अर्थात सबकी लंबाई समान है और सबका दिशा भी क्या है, समान है, और साथ ही साथ इनको समानांतर भी होना चाहिए। तो ऐसे समांतर वेक्टर जो परिमाण और दिशा में समान हो उनको हम क्या कहते हैं, उनको हम समान वेक्टर कहते हैं। आगे प्यारे बच्चों विपरीत वेक्टर है, ऐसे समांतर वेक्टर जो परिमाण में तो समान हो परंतु दिशा में विपरीत हो उनको विपरीत वेक्टर कहते हैं। आप गौर से यहाँ चित्र में देख सकते हैं, हम दो वेक्टर बना रहे हैं। ये देखिए इसमें जो है ए की दिशा इधर है और बी की दिशा इधर है और लंबाई दोनों का क्या है, समान है। तो ऐसे समांतर वेक्टर जो परिमाण में तो समान है परंतु दिशा में ये क्या है, विपरीत हैं, इसलिए इनको हम क्या कहते हैं, विपरीत वेक्टर कहते हैं। अर्थात ए बराबर ये वेक्टर माइनस बी है, विपरीत दिशा में है तो वेक्टर ए बराबर क्या हो जाएगा, माइनस वेक्टर बी हो जाएगा। ऐसे दो समांतर वेक्टर जो परिमाण में तो समान हो परंतु दिशा में विपरीत हो, ऐसे वेक्टर को हम विपरीत वेक्टर कहते हैं। चित्र के माध्यम से हमने दिखाया एक वेक्टर ए है, एक वेक्टर बी है। आप दिशा देखिए, ए की इधर है, बी की इधर है, लेकिन परिमाण दोनों की लंबाई समान है और दोनों एक दूसरे के समानांतर है, इसलिए इनको हम विपरीत वेक्टर कहते हैं। इनको लिखेंगे तो वेक्टर ए बराबर माइनस वेक्टर बी हो जाएगा। अब प्यारे बच्चों आगे हम देखते हैं समान वेक्टर और विपरीत वेक्टर के बाद अगला हमारा कंटेंट है एकांक वेक्टर। एकांक वेक्टर सिंपल डिफिनेशन है, ऐसा वेक्टर जिसका परिमाण एक हो एकांक वेक्टर कहलाता है। ऐसा वेक्टर जिसका परिमाण एक हो, अंक में एक, ओनली वन, ऐसा वेक्टर जिसका परिमाण एक हो उसको एकांक वेक्टर कहते हैं। एकांक वेक्टर को एक कैप से प्रदर्शित किया जाता है। प्यारे बच्चों ये जो ऊपर बना हुआ है इसको कैप पढ़ते हैं।
तो ए कैप बराबर वेक्टर ए बटा के वेक्टर ए का परिमाण होता है। वेक्टर ए बटा में वेक्टर ए का परिमाण, ये देखिए पहले ये होता है। फिर से आप सुन लें, एकांक वेक्टर किसको कहते हैं? ऐसा वेक्टर जिसका परिमाण एक हो उसको एकांक वेक्टर कहते हैं। एकांक वेक्टर को कैप से प्रदर्शित करते हैं। एकांक वेक्टर ए बराबर होता है वेक्टर ए बटा में वेक्टर ए का परिमाण। वेक्टर ए एक सदिश राशि है और वेक्टर ए का जब परिमाण निकालेंगे तो ये अदिश राशि हो जाएगी। आगे इसके बारे में पढ़ेंगे कैसे हम निकालेंगे। जब वेक्टर ए है, ए पर तीर लिखा हुआ है, तो ये सदिश राशि। वेक्टर ए के इधर देखिए ये परिमाण है, अगर परिमाण निकालेंगे तो ये अदिश राशि बन जाती है और ए पर कैप बना हुआ है तो इसको एकांक वेक्टर कहते हैं। तो ये एकांक वेक्टर का फार्मूला हो गया। आगे प्यारे बच्चों देखते हैं, लास्ट आज का हमारा कंटेंट है लंब कोणीय वेक्टर, ऑर्थोगोनल वेक्टर जिसको कहते हैं। प्यारे बच्चों, लंब कोणीय वेक्टर को हम समझेंगे कि जो लंब कोणीय वेक्टर होते हैं वो 3 डायमेंशनल होते हैं। इस प्रकार आप यहां देख सकते हैं कि हम लंब कोणीय वेक्टर को कैसे प्रदर्शित करते हैं। हम 3 अक्षों को लेते हैं। प्यारे बच्चों देखिए, एक्स अक्ष है एक आपका, दूसरा आपका वाई अक्ष है और तीसरा आपका ये जेड अक्ष। ये अब एक्स अक्ष को आई कैप से व्यक्त करते हैं, वाई अक्ष को जे कैप से व्यक्त करते हैं और जेड अक्ष को के कैप से व्यक्त करते हैं। तो ये जो आई कैप, जे कैप, के कैप दिखाई दे रहा है, यह लंब कोणीय एकांक वेक्टर कहलाता है। प्यारे बच्चों, आप समझेंगे कि लंब कोणीय एकांक वेक्टर 3 डायमेंशनल होता है और ये सभी जो है तीनों अक्ष एक दूसरे के लंबवत होते हैं। ठीक है, कोणीय एकांक वेक्टर का मतलब क्या होता है? ये 3 डायमेंशनल होते हैं। इस प्रकार आप समझेंगे, जैसे ये देखें, ये हमने पेन को पकड़ा है, 2 पेन, एक एक्स अक्ष हो गया, एक वाई अक्ष और तीसरा अक्ष ऐसे होता है। तो एक एक्स हो गया, एक वाई हो गया, एक्स के लंबवत वाई है और अगर एक और पेन इस पे खड़ा कर दिया जाए तो ये जेड हो गया। एक्स के लंबवत वाई, वाई के लंबवत जेड और जेड के लंबवत एक्स। सब जब तीनों हम देखते हैं, एक्स अक्ष, वाई अक्ष, जेड और तीनों एक दूसरे के लंबवत होते हैं, तो एक्स अक्ष के अनुदिश आई कैप, वाई अक्ष के अनुदिश जे कैप और जेड के अक्ष के अनुदिश जो है के कैप, ये जो है लंब कोणीय एकांक वेक्टर कहे जाते हैं। प्यारे बच्चों, अब हम आगे पढ़ेंगे 2 वेक्टरों का जोड़ना। जैसा कि हम शुरू में अभी आपको बता रहे थे कि अदिश राशियों को साधारण बीजगणित के नियम से जुड़ा घटाया जा सकता है, क्योंकि केवल उसमें परिमाण होता है, दिशा नहीं होता है। जबकि प्यारे बच्चों, सदिश राशियों में ऐसा नहीं है। सदिश राशियों को साधारण बीजगणित के नियम से जुड़ा घटाया नहीं जा सकता। इसलिए नहीं जुड़ा घटाया जा सकता क्योंकि सदिश राशियों में परिमाण के साथ साथ दिशा भी होता है। तो किस प्रकार सदिश राशियों को जोड़ा जाता है? प्यारे बच्चों, हम यहाँ पढ़ने जा रहे हैं कि सदिश राशियों को किस प्रकार जोड़ते हैं। सदिश राशियों को जोड़ने से पहले हमने सदिश राशियों का निरूपण बताया कि सदिश राशि को कैसे प्रदर्शित करते हैं। तो प्यारे बच्चों, सदिश राशि को एक तीर से हम प्रदर्शित करते हैं, या इसको बाण भी कहते हैं, उससे हम प्रदर्शित करते हैं सदिश राशि को। तो तीर के माध्यम से हम प्रदर्शित करते हैं सदिश राशि को। तो उसी के माध्यम से हम ज्यामिति विधि से 2 वेक्टरों को जोड़ने को हम पढ़ेंगे। तो इसमें सबसे कई विधियां हैं जोड़ने का। सबसे पहली विधि जो हम जोड़ने जा रहे हैं, वेक्टरों की त्रिभुज विधि। सबसे पहले वेक्टरों की त्रिभुज विधि से 2 वेक्टरों को हम जोड़ने जा रहे हैं। प्यारे बच्चों, एकदम सिंपल है, थोड़ा ध्यान आप लगाइएगा, इसको ध्यान से देखिएगा, तुरंत समझ में आ जाएगा। हम ज्यामिति का प्रयोग करके 2 वेक्टरों को हम त्रिभुज विधि के माध्यम से जोड़ने जा रहे हैं। प्यारे बच्चों, इसमें सबसे पहले अगर 2 वेक्टरों को जोड़ना है तो 2 हम तीर लेंगे। एक वेक्टर ए को तीर प्रदर्शित करेगा, एक वेक्टर बी को तीर प्रदर्शित करेगा। प्यारे बच्चों, यहां देखिए, हमने सबसे पहले मान लिया है कि हमारे पास 2 वेक्टर इस प्रकार है। ये देखिए, एक ए है इस तरह से और बी यहां से ऐसे है। अब ए और बी के बीच बाहर कुछ कोण है, थीटा कोण है। तो हम इन दोनों को उसी कोण पर, जो कोण दिशा को संबोधित करता है, इसलिए दोनों ए और बी के साथ साथ डायरेक्शन भी दिया होगा, तो कोण भी एक डायरेक्शन को व्यक्त करता है। तो उसके माध्यम से इन दोनों को हम क्या करेंगे? जोड़ेंगे। तो हमने मान लिया है कि वेक्टर ए है, किसी कोण पर कोई वेक्टर बी है, इस तरह से दोनों वेक्टर हैं। इन दोनों वेक्टरों को हमको त्रिभुज विधि से क्या करना है? जोड़ना है। इसके लिए प्यारे बच्चों, पहले हम क्या करते हैं
सबसे पहले जो वेक्टर ए है वो किसी माप का होगा। यहाँ हम थ्योरी पढ़ रहे हैं, इसी को सवाल पढ़ेंगे तो ए की वैल्यू अब आ जाएगी। ए इक्वल टू 5 है, बी इक्वल टू 3 है, तो हम उसको कैसे जोड़ेंगे तो उसको भी हम लोग पढ़ेंगे। पहले हम सिद्धांत और प्रिंसिपल को पढ़ लेते हैं कि कैसे इनको जोड़ा जाता है। मान लीजिए कि कोई वेक्टर ए है, किसी लंबाई का होगा, जैसा कि हमने माना था वैसा ही हमने वेक्टर ए खींच लिया। कोई कोण दिया होगा, उसी कोण पर जैसे यहाँ देखिए संबोधित हो रहा है वेक्टर बी, ठीक हमने वेक्टर ए के नोक से कह सकते हैं या शीर्ष कह सकते हैं या इसको वड़ाग्र कह सकते हैं। यहां से हमने वेक्टर बी खींच लिया, जैसा हमने माना है उसी तरह से खींच दिया वेक्टर ए और वेक्टर बी। अंत में क्या करते हैं, वेक्टर ए के प्रारंभिक सिरे को वेक्टर बी के नोक से मिला देते हैं और मिलाने के बाद इसको जब नापते हैं तो ये परिणामी वेक्टर आर प्राप्त होता है, जो वेक्टर ए और वेक्टर बी का क्या होता है, योग होता है। इसी को हम क्या कहते हैं, त्रिभुज विधि कहते हैं। फिर से प्यारे बच्चों सुनेंगे। सबसे पहले दो वेक्टर हम मानते हैं, क्योंकि हम जानते हैं सदिश को वेक्टर से प्रदर्शित करते हैं, यानी तीर से प्रदर्शित करते हैं सदिश को। तो हमने एक तीर ए ले लिया, एक बी ले लिया, दोनों के बीच का दिशा है, कोई कोण है, हमने मान लिया। अब दो वेक्टर इस प्रकार है, इन्हीं को देखते हुए हमको इनको जोड़ना है। तो सबसे पहले हम वेक्टर ए खींचते हैं, जो कोण दिया होगा वो कोण बाहर की तरफ बनेगा। हम वेक्टर बी इसके नोक से खींचते हैं, ए के प्रारंभिक सिरे से वेक्टर बी के नोक को मिला देते हैं, तो परिणामी वेक्टर आर प्राप्त होता है, जो वेक्टर ए और वेक्टर बी का क्या होता है, योग होता है। अब प्यारे बच्चों कोई जरूरी नहीं है कि पहले वेक्टर ए खींच के हम बी जोड़ें, हम वेक्टर बी खींच करके भी ए जोड़ सकते हैं। तो दूसरे चित्र में देखिए, जैसे वेक्टर बी था, सबसे पहले हमने वेक्टर बी खींचा और उससे बाहर वह कोण बनाते हुए हमने वेक्टर ए खींचा, फिर बी के प्रारंभिक सिरे से वेक्टर ए के नोक को मिला दिया और इसको नापेंगे तो ये परिणामी वेक्टर आर डैश होगा, जो वेक्टर बी प्लस ए का क्या होगा, योग होगा। अगर ए में बी जोड़ेंगे तो ए प्लस बी आएगा और बी में ए जोड़ेंगे तो बी प्लस ए आएगा। तो हम देख रहे हैं प्यारे बच्चों कि दो वेक्टरों को जब हमने जोड़ा है तो पहले हम उसको ए में बी भी जोड़ सकते हैं या बी में हम ए भी जोड़ सकते हैं, दोनों हमने जोड़ करके दिखाया। अब इसके बनाने के बाद यदि आप वेक्टर ए आर को गौर करेंगे और आर डैश को गौर करेंगे तो दोनों एक दूसरे के समानांतर, ये देखिए गौर करिए, वेक्टर आर और वेक्टर आर डैश एक दूसरे के क्या है, समानांतर है। अगर दोनों का परिणामी अगर नापेंगे तो जितना आर आएगा उतना ही आर डैश आएगा। पीछे जस्ट अभी पढ़ाया गया, ऐसे दो समांतर वेक्टर जिनकी परिमाण और दिशा समान हो उनको हम समान वेक्टर कहते हैं। तो देखिए ये दो वेक्टर, एक आर हो गया, एक आर डैश हो गया, दोनों को अगल बगल हमने इसलिए बनाया है कि दोनों एक दूसरे के क्या दिखेगा, समानांतर है। और परिमाण में भी दोनों को नापेंगे आर और आर डैश को तो बराबर आएगा, और दिशा भी देखिए जिधर आर की दिशा है उधर ही आर डैश की भी दिशा है। तो हम कहेंगे कि आर व आर डैश क्या है, समांतर वेक्टर है। तो वेक्टर आर किसके बराबर हो जाएगा, वेक्टर आर डैश के। अभी हमने पीछे बताया ऐसे दो समांतर वेक्टर जो परिमाण और दिशा में समान हो उनको हम समान वेक्टर कहते हैं, इसलिए वेक्टर आर आर डैश के बराबर हो जाएगा। वेक्टर आर का मान वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी हो जाएगा, आर डैश का मान वेक्टर बी प्लस वेक्टर ए हो जाएगा। इस प्रकार हम देखेंगे कि वेक्टर ए प्लस बी वेक्टर बी प्लस ए के क्या होता है, इक्वल होता है। इससे सिद्ध होता है कि दो वेक्टरों का जोड़ योग के क्रम विनिमय नियम का पालन करता है। प्यारे बच्चों कक्षा 8 में 9th में आपको पढ़ाया गया होगा कि दो संख्याओं को हम जोड़ते हैं, अगर उनका क्रम परिवर्तन करके जोड़ते हैं तब भी संख्याओं का योग उतना ही आता है, तो इसको हम क्या कहते हैं, योग का क्रम विनिमय नियम कहते हैं। तो जस्ट यहाँ भी देखेंगे ए में बी जोड़ेंगे उतना ही हम बी प्लस ए भी आएगा, दोनों आपस में बराबर हैं, तो हम कह सकते हैं कि दो वेक्टरों का जोड़ योग के क्रम विनिमय नियम का क्या करता है, पालन करता है। तो प्यारे बच्चों आपको भली भांति ये समझ में आ गया होगा कि हम जब दो वेक्टरों को जोड़ते हैं तो वह योग के क्रम विनिमय नियम का क्या करता है, पालन करता है। तो प्यारे बच्चों हमने यहाँ देखा कि सदिश राशियों को हम कैसे जोड़ते हैं। अभी हम दो सदिश राशियों को जोड़े हैं, अभी इसके आगे दो से अधिक सदिश राशियों को भी हम जोड़ेंगे इसी ज्यामितीय विधि से, ठीक है। अब उसको हम त्रिभुज विधि से भी जोड़ सकते हैं और डायरेक्ट भी जोड़ सकते हैं। तो इसमें बहुत सारी विधियों को हम लोग पढ़ेंगे। दो वेक्टरों के जोड़ने की त्रिभुज विधि पढ़ेंगे, दो से अधिक वेक्टरों के जोड़ने की बहुभुज विधि पढ़ेंगे, दो वेक्टरों के जोड़ने की समांतर चतुर्भुज नियम विधि पढ़ेंगे। तो ये सब वेक्टरों के जोड़ने की विधियां हैं जो आपको
पढ़ाई जाएंगी। ठीक है प्यारे बच्चों, तो अगली कक्षा में आपसे फिर मिलते हैं। और इसी के साथ जो है आप हमारे चैनल पर YouTube चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को देखिए। नहीं पसंद आया कमेंट बॉक्स में लिखिए, क्या इसमें आपको समझ में नहीं आया, उसको समझाने का प्रयास किया जाएगा। और बच्चों तक इसको शेयर करिए ताकि अधिक से अधिक बच्चों को लाभ हो सके। बहुत बहुत धन्यवाद। अगली कक्षा में फिर मिलते हैं।